जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं ये प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला वीडियो है और कुछ कारणवश ही मैं ये प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। आज कुछ दिन पहले ही हमने अपना 74वां स्वतंत्र दिवस मनाया। क्या सही में आज़ादी के 74 साल के बाद भी एक आम आदमी अपनी आम तरह की ज़िंदगी जी सकता है? क्या कारण है कि आज भी एक आम आदमी को उसका हक, उसको संविधान ने प्रदान किया हुआ उसका जो मौलिक अधिकार है, वो भी पाने में उसको इतना संघर्ष करना पड़ता है? क्या ज़रूरी है आज अपने इस देश में आपको आपका मौलिक अधिकार पाने के लिए कोई एक विशिष्ट समाज का, जाति धर्म का होना ज़रूरी है, या आपके पीछे कोई आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ना ज़रूरी है, या आपके पीछे कोई आपका एक गॉडफादर होना चाहिए? आज स्वतंत्र होकर हमें 74 साल हम बोलते हैं हुए हैं, लेकिन एक मौलिक अधिकारों के लिए, छोटे छोटे मौलिक अधिकारों के लिए हमें इतना संघर्ष करना पड़ता है। क्या सही में संविधान ने जो हमें हक प्रदान किया है वो पाना इतना मुश्किल है, या जो हमारा सिस्टम बना हुआ है वो ऐसा है कि एक आम आदमी न्याय नहीं ले पाता? क्या कुछ लोगों मिलजुल के एक सिंडिकेट, एक गैंग की तरह काम करके जानबूझ के इस सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं? यही कुछ सवाल मुझे काफ़ी पिछले दिनों से सता रहा है कि सही में सिस्टम ख़राब है, क्या हम कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, या जो गुनहगार लोग हैं, जो जिनको इससे फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा मजबूत है, या एक आम आदमी कमज़ोर है, या सिस्टम कमज़ोर है? ये काफ़ी सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं और हो सकता है आप लोगों के भी काफ़ी मन में उठ रहे होंगे। एक आम आदमी, एक आम व्यापारी अपनी एक आम जिंदगी क्यों नहीं जी पाता है हिंदुस्तान के अंदर? आज क्या है कि इस भारतवर्ष में हमें एक आम आदमी को इतनी तकलीफ़ें सहन करना पड़ती है? कहीं ना कहीं दोस्तों इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम तो है ही, सिस्टम से जुड़े लोगों भी हैं, और कुछ सिस्टम को जानबूझ के बनाया भी गया है लोगों के फ़ायदे के लिए। दोस्तों, यह प्लेटफॉर्म पे आके मैं यही कुछ हमारे साथ बीती हुई कुछ चीज़ें, या आप जैसे कुछ आम लोगों की जो चीज़ें होगी उसके बारे में शेयर करूँगा। मैं सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम ने कैसा चलना चाहिए, या सिस्टम में क्या है जो जानबूझ के कुछ लोग उसको छुपा देते हैं, उस सिस्टम से काम नहीं होता है। ये सब चीज़ों के ऊपर दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो आप ये वीडियो और आगे अपने दोस्तों को, अपने जाने वालों को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि एक आम आदमी की आवाज़ प्रशासन तक, बाकी लोगों तक पहुंच सके, और उन्हें भी पता चले एक आम आदमी एक आम रीति से रहते हुए भी अपना हक लड़ सकता है। और अभी ज़माना बदल रहा है और बदलना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए, छोटे छोटे मौलिक अधिकारों के लिए आपको रास्ते पे ही उतरना पड़े। मैंने 2 दिन पहले रास्ते पे भी उतर के देखा, वहाँ मुझे मीडिया से बात तक करने नहीं दी गई, भारत माता की जय भी पूरा बोलने नहीं दिया गया, और मुझे उठा लिया। वो भी मैं वीडियो हो सके तो, मुझे अगर जमेगा तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। भारत माता की जय। एक मिनट, अरे बोलू तो द्या मला, अरे मला ना बोलू तो द्या, अरे अरे काय बोलू तो द्या, अरे तुम्ही केलं काय? अरे कसं काय बोलले? अरे बोलू तो द्या मला, अरे काय चाललंय?
अरे काय बोलू दे देऊ राहिले तुम्ही कोणाला? माझा आवाज दाबू राहिले. तो देखा दोस्तों आपने, मैं अकेला था, मेरे पास कोई आपत्तिजनक चीज़ भी नहीं थी। मेरे पास एक झोला था, झोले में क्या था? दस्तावेज़, और कुछ भी नहीं। दस्तावेज़ में ऐसा क्या था जो मुझे पुलिस विभाग ने, मीडिया को बताने नहीं दिया गया। दोस्तों, मीडिया एक काफ़ी मजबूत स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का, जिस कारणवश ही सिस्टम चल रहा है। और जुडिशरी, बाकी भी सिस्टम है, ऐसे नहीं बड़े बड़े अधिकारी हो गए काफ़ी, यानी पूरा सिस्टम करप्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग ही मिलके ये पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। इतना सामान्य सा सिंपल सी बातें होती है, अगर उसको वही दुरुस्त कर दी गई तो बड़ी बातें तैयार ही नहीं होती है, बड़े प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण हमारा प्रकरण है। छोटे प्रकरण को कैसा पुलिस विभाग के कुछ लोगों ने या कुछ भूमाफियाओं ने हमारे ये प्रकरण को कैसा विचित्र प्रकरण बना दिया, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, हमारी चिकलठाना गांव में एक मिलकत थी जहां हम रहते थे। दुकान था, मकान था, 2000 स्क्वायर फीट करीब करीब थी, जो हमारे पिताजी ने ली थी पहले 1984 में। बाद में सन 1999 में भी उसी प्लॉट का एक आधा हिस्सा बचा था, उसी मालक से हमने खरीदी। तो 2000-4000 स्क्वायर फीट हमारी मिलकत हो गई। अब उस दौरान हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। फिर हमारा एक जानकार व्यक्ति सलीम पठान, वज़ीर पठान, हमारे पिताजी के पास आता है, कहता है मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, ज़रूरतमंद हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, आप मेरी मदद कीजिए। तो हमारे पिताजी गांव का बंदा है करके एक छोटे कोने में अंदाज़ा 400 स्क्वायर फीट में उसे रहने के लिए जगह मुहैया कराइए दी है, और नाम मात्र भाड़े पे। गरीब बंदा है, रहे। थोड़ा समय गुजरा, 7-8 साल गुजरे। 2008 में जैसे बच्चे भी उनके कुछ बड़े हुए और कुछ लोगों ने भी उन्हें बहकाया, उनकी नीयत पर पलटी हुई, बदली नीयत ख़राब हुई। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी ने जो गलती की है आप लोग कभी नहीं करना। अपना घर जला के दूसरे के घर में कभी दिया नहीं जलाना। कोई भी है आपका, प्रॉपर्टी के मामले में बाकायदा एग्रीमेंट करके ही किसी को भी प्रॉपर्टी दीजिए। अगर आपको लंबे समय के लिए देनी है, जो भी है, आप एग्रीमेंट बना लीजिए। एग्रीमेंट के सिवा प्रॉपर्टी मत दीजिए। ये एक छोटी बात हमेशा ध्यान रखिए। आगे आते हैं ये विषय में। ठीक है, 2008 तक सब सही था। 2008 में उनकी नीयत बदलने से, उन्होंने हमें भाड़ा देने से और जगह खाली करने से इनकार कर दिया। तो हम पुलिस विभाग में गए। पुलिस विभाग ने कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, आपके पास कोई यानी एग्रीमेंट नहीं है भाड़े करू का, इसका हमारे पास हमारे मालिकी हक के सब डॉक्यूमेंट। तो हम माननीय न्यायालय में गए। माननीय न्यायालय में जाने के बाद में सामने के व्यक्ति ने, सलीम पठान, वज़ीर पठान ने, उसे हम भाड़े करू नहीं है ऐसा उसने माननीय न्यायालय में जवाब दिया। माननीय न्यायालय में ऐसा जवाब देने के बाद में उसने कहा कि हम 2000 स्क्वायर फीट के मालक हैं। उससे जगह दी है 400 स्क्वायर फीट। उसने क्या किया, जो हमने बाद में प्लॉट खरीदा उसके पूरा मालक है। ये हो गया विषय। ये विषय होने के बाद में हमने फिर उस हिसाब से दावा और दूसरा दाखिल किया कि बाबा ये जो बोल रहा है गलत है, इसने जो जवाब दिया गलत है, उसके हम पूरे मालक है, ये हमारे दस्तावेज है। वो विषय चालू हुआ। इस बीच 2011 के आसपास सलीम पठान की षड्यंत्र करते हुए उसने जो उसको 400 स्क्वायर फीट जगह दी गई थी, उसको फेंस था, उसने उसको तोड़ना शुरू किया। अब जैसे उसने ये घटना को अंजाम दिया, शुरुआत की, हम पुलिस विभाग में कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन गए। अब सिंपल सी बात है, जगह हमारी है, दस्तावेज हमारे हैं, वो 400 स्क्वायर फीट में रह रहा है, ये हम मानते हैं। वहाँ पे फेंस था, इसके बाकायदा हमारे पास फ़ोटोज़ है।
प्रूफ है। अब आपकी जगह में कोई अनाधिकृत रीत्या प्रवेश कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर रहा है, तो ये सिंपल सा क्या केस है, फौजदारी गुनाह है। लेकिन सामने का व्यक्ति आता है, उन्हें कुछ कहता है, उन्हें कुछ बताता है, हमारा कोर्ट में दावा सिंपल सा 400 स्क्वायर फीट के लिए था। क्या पुलिस विभाग को कागज भी नहीं समझ में आते? क्या उनको फोटो भी नहीं समझ में आता है? सिंपल सी बात को इतना उलझाया क्यों जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। और इसी कारणवश धीरे धीरे ऐसे लोगों की हिम्मतें बढ़ती है। दोस्तों, कोई भी गुनहगार बड़ा गुनहगार नहीं होता है, छोटे से ही शुरुआत करके बड़ा गुनहगार होता है। अगर पुलिस विभाग बोलो, सिस्टम बोलो, छोटा गुनाह करते वक्त ही अगर आरोपी को रुका दे तो वो बड़ा गुनाह कभी नहीं करेगा। ऐसे काफ़ी उदाहरण, ये तो हमारे इसमें है, ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं मेरे पास। दोस्तों, इतना सिंपल प्रॉब्लम है, उसके सब प्रूफ है आपके पास, दस्तावेज है, तो भी कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में भी हमें पता है कि आप जाके न्यायालय में लड़ाई कीजिए। हम न्यायालय गए, इस विषय में भी हमने न्यायालय से सलीम पठान और उसके परिवार के खिलाफ प्रतिबंधक आदेश लाया कि वो हमारी बाकी जगह में ना आ सकता है, ना हमें कोई रोक टोक कर सकता है, ना प्रवेश कर सकता है। तो बाकायदा ये आदेश मिलने के बाद में हमने पुलिस विभाग को एप्लीकेशन दिया, उनसे संरक्षण लिया। उसने जो हमारा फेंस तोड़ा था उसको हमने दुरुस्त किया। दोस्तों, यहाँ पे भी अभी बहुत एक घटना है जिसके लिए मैं हंसूं या रो, मुझे नहीं समझ में आता है। अभी जब फेंस तोड़ा है, पुलिस के लोग वहाँ खड़े हैं, हमने उनको प्रोटेक्शन के पैसे भरे हैं, बाकायदा लिखित में अर्ज दे के आपके पैसे भरे हैं। वो फेंस तोड़ते हैं तो हम उनको कहते हैं भाई आप इनको रोकिए और इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई कीजिए। हम नियम से हर चीज़ मांगते हैं। तो पुलिस विभाग के कर्मचारियों का कहना क्या आया यहाँ पे कि हमारा जो बंदोबस्त था आपका फेंस लगाने के लिए था, वो फेंस बाद में तोड़ते, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, मुझे बताइए, एक आम आदमी की जान माल की सुरक्षा करना है किसकी जिम्मेदारी है? और न्यायालय के आदेश स्पष्ट आदेश है, तो भी अगर हमारे आदेश में कुछ खोट थी तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन ही नहीं देना था, पैसे ही नहीं लेना था हमारे से। इतनी यानी सिंपल सी बातों को क्यों उलझाया जाता, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है आज तक। वो भी विषय हो गया, सब न्यायालयीन प्रक्रिया, बाद में उसने हमारे काफ़ी सामान चुराया। अब ये भी यहाँ पे बोलने की बात है, गुनहगार खुद मुँह से कबूल करता है कि हम सामान चुरा रहे हैं, हमने आपका सामान चुराया है, और पुलिस विभाग को उसके कुछ भी एविडेंस नहीं मिलते। क्या इतनी कार्यक्षम है पुलिस विभाग हमारा? इतने सिंपल से प्रकरण को क्यों इतना बढ़ा दिया गया, मुझे वो ही नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद में भी हमने पूरी न्यायालयीन प्रक्रिया लड़ी, 2014 तक प्रकरण में कुछ ढील हो रही थी, तो माननीय न्यायालय में मैं खुद हमारा दावा खुद लड़ा हूँ। हमारा माननीय न्यायालय का सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप अपना दावा खुद चला सकते हैं अगर आपको कुछ तकलीफ है तो। वहाँ मेरी पूरी बात सुनी गई, मुझे पूरा बताया गया। अभी वही हमारे 400 स्क्वायर फीट का जो दावा का निकाल आया है, उसमें से एक सिंपल सी मैं चीज़ बताता हूँ आपको। ये कितना सिंपल सा दावा था या कितना सिंपल सा प्रकरण है, उसको कितना उलझाया गया है, और आज भी हमें माननीय न्यायालय से न्याय मिलने के बाद में भी हम इसके लिए वंचित हो रहे हैं। दोस्तों, ये माननीय न्यायालय की इसकी आदेश की प्रत है, दीवानी दावा क्रमांक 1950/2012, जिसका निकाल दिया गया है 6/12/2016 के दिन। अब ये माननीय न्यायालय के फाइंडिंग्स यानी तथ्य जो माननीय न्यायालय ने आदेश में दिए हैं, जजमेंट में दिए हैं, मैं वो कुछ तथ्य आपके सामने रखना ज़रूरी भी है, और इससे ये साबित होता है कि हमारा प्रकरण कितना सिंपल सा प्रकरण है, और उसको ये पुलिस विभाग ने जानबूझ के इतना मुश्किल बना दिया है। अब यहाँ माननीय न्यायालय लिखता है रीजंस, मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा की है, प्रॉपर्टी कार्ड का जमा किया है, इंक्वायरी रजिस्टर की कॉपी जमा की है, सेल डीड की कॉपी जमा की है, और काफ़ी बाकी डॉक्यूमेंट्स है। टोटल डॉक्यूमेंट्स है इसमें 16 डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा किए, जिसमें से एक सामने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड भी है। सलीम पठान, वजीर पठान का राशन कार्ड मैंने दाखिल किया है,
और उसके एवज में उसके खिलाफ, यानी जो व्यक्ति कहता है कि जगह उसकी है, वो मालक है, जो पुलिस विभाग में कहता है कि वो उस जगह का मालक है, उसने सिर्फ उसको खुद को एग्जामिन करवाया है, एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ दाखिल नहीं किया है। देख रहे हैं दोस्तों, एक भी डॉक्यूमेंट, मैं 16 डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। कितना सिंपल सा प्रकरण है। अगर आप उस जगह के मालक हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए, या आपका कब्जा तो उस जगह पे पूरा होना चाहिए। हम खुद कह रहे हैं कि 400 स्क्वायर फीट में आपका कब्जा है, वही उस पूरा प्लॉट को साबित करने के इसमें उसने हमारे इतनी तकलीफ दी, पूरी 12 साल लड़ाई में उसने, और कभी भी पुलिस विभाग ने हमारी योग्य दखल नहीं लिया उसने। अगर योग्य दखल पहले लिया जाता तो आज ये उसकी हिम्मत नहीं होती। दोस्तों, ये सब होने के बाद में 2016 में इसका जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि सामने की व्यक्ति ने जगह खाली करके हमारे ताबे में दे देनी चाहिए, और बाकी की जगह में उसने आना नहीं। ये भी जो माननीय न्यायालय में प्रकरण चालू था उसमें भी उन्होंने फाइनल यह कह दिया गया कि आपका ये प्रतिबंधित जो टेम्पररी आदेश था उसको भी परमानेंट कर दिया गया, यानी सिर्फ 400 स्क्वायर फीट भी जो था उस पर भी अभी उसको खाली करके देने का आदेश था। ठीक है, ये हो गया सब, माननीय न्यायालय से हमें आदेश मिल गया। ठीक है, नीचे के कोर्ट में कोई गलती हो गई हो तो आपको अधिकार है, आप ऊपर उसके खिलाफ आदेश जा सकते हैं। ये सिस्टम है हमारा और इससे चलना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी मजबूत जुडिशरी के कारण ही न्याय आज कुछ लोगों को जो मिल पा रहा है वो सही बात है। अपील में गए, अपील हुई, अपील के भी माननीय न्यायालय में सब पूरा मैटर चला है, नीचे के डॉक्यूमेंट्स आए गए, सामने वाले व्यक्ति को पूरा मौका दिया गया हर बात कहने का, सब हो गया। उस अपील भी उसकी खारिज हो गई। अपील में भी माननीय न्यायालय ने कुछ तथ्यों को सामने रखा जो मैं ये वीडियो में नहीं रख पाता हूँ, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं जो माननीय न्यायालय ने भी आदेश में कहे, और यही डॉक्यूमेंट मैंने बार बार पुलिस स्टेशन में जमा किए। क्या पुलिस विभाग को खाली डॉक्यूमेंट भी पढ़ना नहीं आता है, या हम जो अर्ज सादे सिंपल यहाँ की लोकल लैंग्वेज मराठी में देते तो भी वो पढ़ने नहीं आता है, पूरा अर्ज भी नहीं पढ़ा जाता है सब। हाँ, आपका क्या है कोर्ट में जानबूझ के किया जाता है। ये मैं पूरे तथ्यों के साथ साबित कर सकता हूँ कि क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है। सिंपल से आपको आम आदमी की बात, हाँ कौन है क्या है, बस ठीक है रखा बाजू में होगा, इस प्रकार से चलेगा? कब तक चलेगा? ये हो गया, सब विषय हो गया। इसके बाद में सामने वाले व्यक्ति ने हाई कोर्ट में भी अपील किया, हाई कोर्ट में भी उन्हें कुछ राहत नहीं मिली। तो नीचे के कोर्ट ने, भाई आपको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कहीं ना कहीं तो प्रोसीजर तो कंप्लीट होनी चाहिए, या सिर्फ चलती रहनी चाहिए। मुझे माननीय न्यायालय से जब न्याय मिल गया है तो न्याय जब ज़मीन पे आएगा तो पूरा होगा। मुझे माननीय न्यायालय ने कोर्ट बेलीफ को आदेश दिया, वारंट दिया कि बाबा आप इन्हें इनकी जगह का, सामने वाला व्यक्ति खाली नहीं कर रहा है, तो वारंट इशू किया कि इन्हें इनकी मिल्कियत का ताबा दे दिया जाए। उसमें ये क्लियर कट है, पुलिस को भी आदेश दिया गया है कि आप इनको प्रोटेक्शन दें, क्योंकि वो सामने वाला बंदा खाली नहीं कर रहा है, तो पुलिस प्रोटेक्शन की भी हमने अर्ज की। बाकायदा अब ये पुलिस प्रोटेक्शन का माननीय न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी पुलिस विभाग ने पूरी उसकी सनिशा की। सलीम पठान, वजीर पठान को पुलिस स्टेशन बुला के उससे भी दस्तावेज़ों की पूरी सनिशा की गई कि आपके पास कुछ स्टे ऑर्डर है। एक पूरी समाधान होने के बाद में मुझे पुलिस प्रोटेक्शन का आदेश दिया गया। उसके मैंने लीगली 26,000 कुछ रुपए हुए, वो भी मैंने भरे। वो आदेश के पैसे भरने के बाद में मुझे पुलिस प्रोटेक्शन में 23/9/2019 को माननीय न्यायालय के आदेश के हिसाब से पुलिस बंदोबस्त में मुझे ताबा मिला। ये बिलीफ का पंचनामा है। ये वहाँ पे जो जो पुलिस कर्मचारी उपस्थित थे, ये कर्मचारी, इसमें से मैक्सिमम कर्मचारी आज भी उसी पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितने सिंपल से प्रकरण को कितना उलझाया जाता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
हमें जगह हमारे ताबे में मिल गई। ये उसका ताबा पावती है। माननीय न्यायालय ने हमसे लिख के लिया कि हमें ताबा दे दिया गया है। यहाँ तक सब हो गया, सब ठीक है। माननीय न्यायालय के आदेश से पूरी जद्दोजहद से 12 साल लड़ाई करके हमें 11-12 साल लड़ाई करके हमें हमारी मिल्कियत और माननीय न्यायालय से न्याय मिल गया। अब उस व्यक्ति का, संबंधित व्यक्ति का हमारी मिल्कियत पे आने का क्या संबंध है? कोई संबंध बचा है क्या? ठीक है, फिर उसने 26 तारीख को मैंने एक अर्ज किया है पुलिस स्टेशन में कि वो व्यक्ति वहाँ आ रहा है, उसके घर की महिलाएं वहाँ आ रही है। इस बीच पिछली 12 साल की लड़ाई में उस संबंधित व्यक्ति ने हमारे ऊपर झूठे आरोप भी लगाए हैं। ये भी मैंने पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ भी कई तकरारें दी हैं। जब उस व्यक्ति वो हमारे जगह पे आ रहा है, उसका परिवार आ रहा है, घर की महिलाएं आ रही है, जो भी, जिनका वहाँ पे आने का कोई संबंध नहीं है, तो भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। फिर मैंने 30 तारीख को हमारी मिल्कियत पे सीसीटीवी कैमरे लगाए। सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद में भी फिर भी उनकी हिम्मत इतनी देखी है कि फिर भी वो डरे नहीं। फिर भी उन्होंने गैरकानूनी कार्य करना शुरू रखा, हमें धमकाना शुरू रखा, हमें सताना शुरू रखा। उस खिलाफ भी मैंने लिखित रूप में पुलिस स्टेशन को 30 तारीख को भी अर्ज किया। फिर कुछ दिन शांत होने के बाद में फिर उन्होंने वही गतिविधियां चालू रखी। फिर मैंने तारीख 4/11/2020 को माननीय पुलिस आयुक्त को लिखित रूप में पूरी शिकायत दी है और उस शिकायत में मैंने बाकायदा कहा है कि साहब, अभी तो उन व्यक्तियों का हमारी जगह पे आने का कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध है तो मुझे लिखित रूप में बता दीजिए आप। दूसरी बात, वो जो कहते हैं हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी घर की महिलाएं जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारी इज्जत को बदनाम करते हैं, उसके खिलाफ क्या प्रूफ है? मेरे सीसीटीवी में फुटेज में आता है। और वो लोग जो हमारी गैरकानूनी शूटिंग ले रहे हैं, वो भी लोग वो हमारी शूटिंग ले रहे हैं। वहाँ पे हमने महिला वॉचमैन भी रखी थी, कर्मचारी भी रखी थी, उनकी भी शूटिंग ले रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नाम मात्र के कुछ लोगों के ऊपर, पुलिस विभाग के ऊपर से कार्रवाई नाम मात्र कुछ की गई। इतने पूरा लिखित रूप में शिकायत देने के बाद में भी अब उनकी हिम्मत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे मुझे आप बताइए। अगर आप जो गैर कृत्य कर रहे हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ये सब हो गया। उसके बाद में फिर माननीय आयुक्त को, पुलिस कमिश्नर साहब को मैंने जो शिकायत दी थी, उसके बाद में कुछ उनके लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, सब शांति थी। अब इस घटना को 4-1 महीने हो गए। कोरोना का जो प्रादुर्भाव शुरू हुआ, जो लोगों में इसके लिए दहशत थी, उस काल में भी गुनहगारों ने गैर कृत्य शुरू कर दिया। और हिम्मत देखिए, रात को 2 बजे हमारी सीसीटीवी की वायर तोड़ के, सीसीटीवी तोड़ के गायब कर दिए गए। हमारी मिल्कियत में लगे हुए ताले तोड़ दिए गए, जिसका बाकायदा फुटेज आया है। सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस विभाग को दिया है। इतने सब प्रूफ है। अब उनका हमारी मिल्कियत पे आने का काम क्या है? दूसरे दिन मैं जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में शिकायत देता हूँ। सुबह 8 बजे मैंने करीब इंटीमेशन किया है पुलिस स्टेशन में। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, पुलिस विभाग का कोई आदमी आता है, वहाँ पे देखता है, संबंधित पुलिस स्टेशन में आते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, उनको सब बताया जाता है, सब प्रकरण। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे आते हैं, पूरी चीज़ों का मुआवना करते हैं। फिर बाकायदा बड़ी मुश्किल से रात 8 बजे तक जाके गुनाह दाखिल होता है। अब गुनाह दाखिल करते वक्त मुझे ये शाश्वती दी जाती है, मुझे ये आश्वासन दिया जाता है कि गुनाह का पूरा सकोल तपास करके जो भी है वो योग्य कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। एक सामान्य आदमी को कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा, पुलिस विभाग कार्रवाई करेगा, ये आशा होती है। वो नहीं हुई। 17 तारीख, 18 तारीख 2 दिन मैंने हर चीज़ के बारे में फिर पुलिस विभाग से कहा गया, लेकिन मुझे
ज्ञात हो गया कि यहाँ पे कुछ तो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। सिंपल सी बात है, वो लोग जो वह उस जगह पे आ रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, भले वो महिला है या कोई लीडर है या जो भी व्यक्ति है, वो व्यक्तियों का उस जगह पे आने का कोई काम नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरी जान माल की रक्षा कौन करेगा? तो दोस्तों, 16 तारीख की घटना होती है, 17 को भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है, 18 को भी कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये सब देखते हुए मेरे खिलाफ और षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब न्यान करते हुए मैंने 19 तारीख को पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर को लिखित रूप में संपूर्ण घटना की मैंने जानकारी दी। 19 तारीख को पूरी लिखित रूप में जानकारी देने के बाद में भी मेरी तकरार लिखित रूप में, शिकायत लिखित रूप में भी देने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं होती। नाम मात्र कुछ लोगों पे कार्रवाई की जाती है। सिंपल सी बात है, जितने लोग वहाँ आ रहे हैं ये इनलीगल है। कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने लिखित रूप में दे रहा हूँ, और आप भी जब वहाँ पुलिस विभाग के अधिकारी भी घटना स्थल पे जाके सब घटी हुई घटना का मुआवना करते हैं, सब उन्हें समझ में आता है इसमें कौन कौन है, तो भी सभी आरोपियों के नाम क्यों नहीं डाले जाते हैं और सभी आरोपियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, ये मेरे समझ के बाहर है। अगर 10 लोग गुनाह कर रहे हैं और 2 लोग या 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है, तो ये क्या कार्रवाई मानी जाएगी? सिंपल सी बात को क्यों उलझाया जाता है? एक सादी सी बात को, जो 10 लोगों ने गुनाह किया है, तो उनके सादी सी बात है, जितने लोगों ने गुनाह किया है सबके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई पूरी कहाँ से मानी जाएगी? इसी के खिलाफ मैंने बार बार पुलिस निरीक्षक, सब वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का मुआवना करने के बाद में भी उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, शामिल है, ये सब पता होने के बावजूद भी और मेरी लिखित शिकायत होने के बावजूद भी अगर सब गुनहगारों पे कार्रवाई नहीं होती है तो क्या ये कार्रवाई पूरी मानी जाएगी? उसके खिलाफ मैंने कई बार लिखित शिकायत पुलिस विभाग के वरिष्ठ यानी माननीय कमिश्नर साहब को भी की है। इतनी सब लिखित शिकायत करने के बाद में भी और 11 साल की न्यायालयीन लड़ाई के बाद में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो उसका क्या कारण है और क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि मैं एक सामान्य आदमी हूँ, तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलेगा? हमारी जुडिशरी इतनी मजबूत है और उन्होंने कई बार इस विषय में कई डिसीजन भी दिए हैं जो कि एक क्लियर डिसीजन होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा डिसीजन है कि नैसर्गिक न्याय यानी आपका जो मूलभूत अधिकार है, इसके लिए पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। प्रक्रिया के लिए आपका मूलभूत अधिकार कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है, या आपका नैसर्गिक जो न्याय है उससे कभी भी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है। और प्रॉपर्टी के डिसीजन में एक इतना सही और बढ़िया डिसीजन दिया है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें क्लियर कट कहा गया है। ये डिसीजन है 26 जनवरी 2019 का। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि आपको मालकी हक एक बार दे दी गई है, ये आपकी मालकी हक है। आपकी जगह में कोई भी इनलीगली प्रवेश कर रहा है, ये क्लियर कट इनलीगल एक्टिविटी है जिसके खिलाफ आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। जब मैं एक आम आदमी को, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया गया है, तो क्या पुलिस विभाग, जिसका काम है एक आम आदमी की जान और माल का सुरक्षा करना, वो कार्रवाई नहीं कर सकता है? मेरी जान माल की रक्षा करना जिसका काम है, जो इस विभाग का काम है, मुझे लिखित में दे दीजिए आप। मैं कहा उनसे कि ये आपका काम नहीं है, वो भी नहीं करेंगे वो, तो मैं एक आम आदमी जाएगा क्या? इसीलिए मुझे ये सब बातें हैं, इसीलिए मुझे मीडिया से भी नहीं बात करने दी गई, तो ही इस कारणवश मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। दोस्तों, अभी इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। मैं एक योद्धा का बेटा हूँ और एक सामान्य आदमी होने के बावजूद भी
मैं अपनी लड़ाई सब आप सब सामान्यों के साथ जारी रखूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे और मिलेंगे।